नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। डिस्कस करते हैं आज के कुछ करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है कि इसी वीक यानी कि इसी सप्ताह में बे ऑफ बंगाल से यास नाम का जो चक्रवात होगा वो भारत के पूर्वी तटों को हिट करेगा। अब बात करूं पूर्वी तटों को तो किसको इसको हिट करेगा, तो ये सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को प्रभावित करेगा। अब उड़ीसा ने क्या किया हुआ है, उड़ीसा ने तो ऑलरेडी 14 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको हाई अलर्ट पर रखा हुआ है, यानी कि ऐसे 14 जिले हैं उड़ीसा के जिनको हाई अलर्ट पर रखा गया है इसी चक्रवात के चलते। ध्यान रखना ये बे ऑफ बंगाल से उठ रहा है और ये अंडमान निकोबार को भी प्रभावित करेगा। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा की उपस्थिति मानी जा सकती है इसी चक्रवात के चलते। कुछ दिनों पहले अभी आपने क्या पढ़ा था कि ताउते नामक जो साइक्लोन था वो आया था हुआ था, और लेकिन उसने हिट किसे किया था, तो उसने वेस्टर्न कोस्ट को हिट किया था, यानी कि जो पश्चिमी तट थे उनको हिट किया था, जिसमें महाराष्ट्र था, आपका गुजरात था, केरला था, ये ऐसे राज्य थे जो कि इनको प्रभावित किया था। हालांकि उसकी जो उपस्थिति थी वो उत्तर भारत में भी देखने को मिलती थी, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि दोनों चक्रवात अलग अलग दिशाओं से आ रहे हैं, पहली चीज़। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपसे कई बार नामकरण का चक्कर पूछा जाता है कि बताइए कि भाई कौन से चक्रवात का नाम किस राज्य किस देश द्वारा दिया गया है। तो ध्यान रखना कि ये जो चक्रवात का नाम दिया गया अभी फिलहाल जो ताउते चक्रवात था उसका नामकरण किया था म्यांमार ने, राइट। और अभी वर्तमान में जो ये चक्रवात यास नाम का चक्रवात आ रहा है इसका नामकरण करेगा ओमान। ध्यान रखना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों छोर ध्यान रखना कि ये जो उठा था ताउते वो इस छोर से उठा था। वर्तमान में जो आप ये देख रहे हैं बनने की जो दिशाएं देख रहे हैं किस तरीके से बनने का प्रयास कर रहा है चक्रवात, तो ये चक्रवात है यास चक्रवात जो कि बे ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखना दोनों प्रश्न अपनी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट हैं और दोनों लगभग लगभग इसी माह मई में ही घटनाएं होंगी। इस तरीके से मैं अगर बात करूं तो मई माह में ही आई थिंक लास्ट ईयर या इससे लास्ट ईयर एक चक्रवात आया था फैनी। उसके बारे में क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछा था कि बताइए भाई फैनी नाम का जो साइक्लोन था वो एक्चुअली डेट पूछी थी कौन सी डेट को हिट किया था, तो वो आई थिंक 1 मई था, लेकिन ध्यान रखना मई का ही मंथ था, उसको हिट किया था फैनी नाम के साइक्लोन ने, उड़ीसा को हिट किया था बड़े तगड़े तरीके से, ठीक है। तो कम से कम ध्यान रखिएगा, ऐसी चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं। और इसे क्या बोला गया कि यास नाम का जो साइक्लोन होगा वो 26 मई को हिट करेगा इंडिया को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2022 के फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में किया जाएगा। इफ़ यू रिमेंबर दैट कि इस क्वेश्चन को हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। कब? क्योंकि इस जो फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप था इसका आयोजन 2021 में ही होना था। अब ड्यू टू कोविड रीजंस इसे 1 साल आगे बढ़ा दिया गया है और इसे कहा गया है कि इसे 11 से 30 अक्टूबर 2022 में किया जाएगा, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात तो इसका स्थानांतरण कर दिया गया है, 1 साल बाद करा जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि महीने ध्यान रखिएगा कि 11 से 30 अक्टूबर के बीच में होगा, और है क्या, तो अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप। इससे पहले अंडर 7 जो मेंस वर्ल्ड कप था इसका आयोजन 2017 में कराया गया था। तो कह सकते हैं कि फीफा की ऐसी प्रतियोगिता ये दूसरी प्रतियोगिता होगी जो कि भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। ध्यान रखना जो फीफा है, फीफा की स्थापना 1904 यानी कि 1904 में किया गया था। 1904 में फीफा स्थापित हुआ था। फीफा एक फुटबॉल फेडरेशन है। इसके अलावा जिसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ज्यूरिख में है, माफ़ी चाहूँगा, ज्यूरिख में है, ज्यूरिख में है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ज्यूरिख में। 1904 में स्थापित हुई एक संस्था है फीफा, ध्यान रखिएगा। तो सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि त्रिपुरा सरकार ने लॉन्च किया है क्या, जागृत पोर्टल, जागृत त्रिपुरा। ये बेसिकली एक पोर्टल है और इस पोर्टल पर तकरीबन केंद्र और राज्य संचालित 109 योजनाएं, 109 यानी 109 योजनाओं की पूरी जानकारी इसी जागृत त्रिपुरा पर उपस्थित होगी। जिस तरीके से भारत सरकार का एक आत्मनिर्भर भारत मिशन चल रहा है वर्तमान में, ऐसे ही त्रिपुरा सरकार आत्मनिर्भर त्रिपुरा एक मिशन चला रही है और उसी मिशन के तहत लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया हुआ है, जागृत त्रिपुरा पोर्टल। इस पोर्टल पर डिफरेंट 109 जो योजनाएं हैं जो भारत सरकार और राज्य संचालित हैं उनकी अलग अलग जानकारी दी गई। इनमें अलग अलग क्राइटेरिया, जैसे कि एजुकेशन से 43 योजनाएं हैं, जो लघु व्यवसाय है यानी कि जो माइक्रो कह सकते हैं कि आपका जो व्यवसाय है उसे 16 अलग अलग योजनाएं हैं वहाँ पर, कृषि की 14 हैं, पेंशन की 12 हैं, इसी तरीके से स्वास्थ्य की 10 हैं, आवास की 7 हैं, सामाजिक सेवाओं की 6 हैं और मत्स्य पालन की 1 है। ध्यान रखना आप एक्चुअली आपका ऐसी योजनाओं 109 योजनाएं इस पर अवेलेबल होंगी। विप्लव देव ने इसका बाकायदा कहीं ना कहीं लोकार्पण किया इस पोर्टल का। तो ध्यान रखना जागृत त्रिपुरा नाम का जो पोर्टल होगा इस पर 109 डिफरेंट योजनाएं उपस्थित होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ब्लैक जो फंगस वर्तमान में चर्चा का बना हुआ है, म्यूकोर माइकोसिस, इसे यूपी ने क्या कर दिया है, महामारी घोषित कर दिया है। अगर आपको याद हो मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ाया था कि महामारी घोषित करने के लिए या अधिसूचित रोग जो होते हैं यानी कि उनके बारे में जानकारी होना चाहिए, इसलिए भारत सरकार ने पहले ही गाइडलाइन जारी कर रखी हैं कि भारत का प्रत्येक राज्य और प्रत्येक यूटी
ब्लैक फंगस के बारे में अधिसूचित रोग की सूची में इसको शामिल करिएगा। अधिसूचित रोग वो होते हैं यानी कि कोई भी अगर मामला सामने आता है तो उसका तुरंत संज्ञान में लिया जाए और संज्ञान में लेने के बाद उसे तुरंत रिपोर्ट आगे तक भेजी जाए जिससे कि उसके ऊपर अच्छे से काम किया जा सके। ठीक है, तो ब्लैक फंगस को उत्तर प्रदेश ने महामारी घोषित कर दिया है। यहाँ पर वर्तमान में 150 से अधिक केसेस देखने को मिल चुके हैं, इसीलिए इसे उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले क्या किया हुआ है, महामारी घोषित कर दिया है। इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो इससे पहले अभी किसने किसने मैंने आपको पढ़ा रखा है, हरियाणा ने, इससे पहले राजस्थान ने, ये 2 राज्य ऐसे इन्होंने अभी हाल ही में क्या कर रखा है, इससे पहले भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करके रखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि बाकायदा किस तरीके से, ये देखिए डॉक्टर महोदया हैं, ये चेक कर रही हैं इसको किस तरीके से, ब्लैक फंगस को। ध्यान रखना कि ब्लैक फंगस भी एक महामारी घोषित हो गई है उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे क्वेश्चन को चलते हैं कि नेपाल के राष्ट्रपति जो विद्यादेवी भंडारी जी हैं, उन्होंने संसद को विघटित कर दिया है और अब नेपाल में जो चुनाव होने हैं वो नवंबर में होंगे। नवंबर 2021 में क्या होंगे, प्रधानमंत्री पद के चुनाव होंगे, यानी कि जो आम चुनाव होंगे वो नवंबर 2021 में आयोजित किए जाएंगे। मामला क्या है, मामला ये है कि ओली को लगातार ये तीसरी बार उन्होंने शपथ ली। कई किताबों में आपको या करंट अफेयर की मैगजीन में आपको 2 बार दिखाई देगा, एक बार इससे पहले बन चुके हैं और अभी जो प्रधानमंत्री थे इनको बहुमत सिद्ध करना पड़ा, तीसरी बार उन्होंने शपथ ली। लेकिन अभी फिर से हुआ क्या है, जो इनके विपक्षी नेता हैं, इनके जो कहीं ना कहीं नेपाल सरकार में जो विपक्ष के नेता हैं, उनका नाम है शेर बहादुर देउबा, शेर बहादुर देउबा। तो इन्हें और ओली साहब को क्या हुआ, एक प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया कि भाई अपना अपना बहुमत सिद्ध करिएगा। तो ये दोनों लोग बहुमत सिद्ध करने में असफल घोषित हुए और असफल घोषित होने के तुरंत बाद यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं विद्यादेवी भंडारी, उन्होंने क्या कहा कि आप दोनों लोग बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, अतः नवंबर 2021 में नेपाल के अंदर आम चुनाव करने पर सहमति व्यक्त कर दी गई है। तो अब नेपाल में नया प्रधानमंत्री नवंबर 2021 में इलेक्शन के पश्चात प्राप्त हो जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जो बायोलॉजिकल डे है, बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली कहूँगा कि जैव विविधता दिवस जो है, इसे 22 मई को मनाया गया है। इसकी बाकायदा अपनी थीम है, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन फॉर नेचर। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को लेकर के। इसके अलावा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि एक्चुअली मनाया क्यों जाता है। 22 मई 1992 को, यानी कि 22 मई 1992 को एक नैरोबी कन्वेंशन हुआ था जो कि बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के ऊपर ही आधारित था। 1992 में, ध्यान रखना इस बात को कि 22 मई 1992 को नैरोबी कन्वेंशन हुआ था। इसमें जो बायोडाइवर्सिटी थी उसको बहुत ज़्यादा बल दिया गया उस चीज़ के ऊपर, और उसी को स्मरण में ध्यान को रखते हुए ये 22 मई का दिन मनाया जाता है बायोडाइवर्सिटी के रूप में। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में अगर मैं बात करूँ तो पश्चिमी घाट और पूर्वी जो घाट के ऊपर का क्षेत्र है, कहीं ऐसे कहूँ मैं अगर कि पूर्वी जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, ये बहुत ही बायोडाइवर्सिटी के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। और सर्वाधिक अगर आपसे कई बार पूछता है कि बताइए भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिमी घाटों पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ध्यान रखना, इसके लिए कई बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को घुमा चुका है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, पश्चिमी घाट पर पाई जाती है, पूर्वी घाट पर पाई जाती है, या नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में पाई जाती है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि पश्चिमी घाट पर सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, बायोडाइवर्सिटी मतलब वो होती है जहाँ पर जीवों के सर्वाधिक विविधताएं पाई जाएं, अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाएं। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए खैर, अगला है कि ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के तहत गौतम अडानी एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। देखिए मामला क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मामला ये है वर्तमान में कि एशिया में मुकेश अंबानी नंबर 1 पर हैं, आप सब जानते हैं, और दूसरे स्थान पर थे झांग शानशान, ये चाइना के थे। अभी मसला क्या हुआ, अभी मसला ये हो गया कि तो अभी इनका पलड़ा जो है गौतम अडानी जी का भारी हो गया और ये आ गए दूसरे स्थान पर, और जो ये शान थे ये पहुंच गए तीसरे स्थान पर। ध्यान रखना, हालांकि 66 बिलियन कह रहा है दैनिक भास्कर, लेकिन जो मेरे पास रिपोर्ट है उसकी रिपोर्ट के अनुसार इनकी जो आय है वो 67.6 अरब डॉलर है। ये राशि अरब डॉलर में है, ध्यान रखना, 67.6 अरब डॉलर है। बाकी मुकेश अंबानी जी की ठीक है, मुकेश अंबानी का आंकड़ा सही है या मिसप्रिंट है या कुछ भी है इस समाचार पत्र की, जो भी है, खैर इसको समझिएगा। तो यानी कि ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के तहत ये डेटा जारी किया गया है। देखिए अभी आप वर्तमान में पढ़ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से कि अडानी ग्रुप ऑलरेडी एयरपोर्ट को लीज पर लेने का काम कर रहा है, जैसे लखनऊ का एयरपोर्ट हो गया, जयपुर का एयरपोर्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे एयरपोर्ट हैं जो कि लीज पे चले गए हैं, यानी कि उनका रखरखाव का प्रबंधन अडानी ग्रुप के पास में है। तो अडानी ग्रुप का जाहिर सी बात है व्यवसाय बड़ा होना लाजमी था। ठीक है, खैर जो भी है, तो मुकेश अंबानी दुनिया में अगर मैं बात करूं तो दुनिया में आते हैं ये 13वें स्थान पर, अतः गौतम अडानी अब आ गए हैं 14वें स्थान पर। तो ये 14वें व्यक्ति होंगे दुनिया में जो सबसे धनी व्यक्ति होंगे, गौतम अडानी, जो आप पिक्चर में देख पा रहे हो अडानी जी को।
इसके अलावा भी ध्यान रखना कि विश्व में नंबर 1 पर है जेफ बेजोस और नंबर 2 पर है एलन मस्क। दोनों के बारे में आप पढ़ चुके हैं, अगर आप रेगुलर क्लासेस लेते हैं या आप अध्ययनशील व्यक्ति हैं तो आपको पता होगा, ठीक है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप सबके लिए कि प्रसिद्ध पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हो गया है। देखिए 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है 21 मई के दिन। ध्यान रखना 94 वर्ष की आयु में इनका जो निधन हुआ है वो हो गया है 94 वर्ष की आयु में 21 मई के दिन। इनके जन्म की बात करूँ तो इनका जो जन्म हुआ था वो 9 जनवरी 1927 को हुआ था। तो 9 जनवरी 1927 को इनका जन्म हुआ। कहाँ जन्म हुआ? तो उत्तराखंड। देखिए तब उस समय उत्तराखंड नाम की कोई चीज़ नहीं थी, मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ। उत्तराखंड 2002 में 2000 में बना, सन 2000 में बना। उत्तराखंड में इनका जो जन्म हुआ वो 1927 में हुआ। कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में हुआ। टिहरी गढ़वाल में हुआ। ध्यान रखना इतनी बात को भी कि टिहरी गढ़वाल जिले में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। कब? 1927 में। इन्हें जाना क्यों जाता है? क्योंकि मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ अगली स्लाइड में, इतनी बात ध्यान रखना। अगली स्लाइड में ये कि वर्ष 1973 में 1973 में एक मूवमेंट चला था, तब उत्तर प्रदेश ही था, मैं फिर बोलूँगा। पेड़ों से चिपक करके पेड़ों को कटने से बचाने के लिए एक मूवमेंट चलाया गया था, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा और उनके साथ में और व्यक्ति थे, जैसे कि सुरक्षा देवी, एक नाम मैं आपको लेता हूँ, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि नाम आते हैं। सुरक्षा देवी हो गया, गौरा देवी हो गया, गौरा देवी हो गया। इसके अलावा एक और नाम और इम्पॉर्टेंट है, उनका नाम है चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट। ये 3 नाम आप कैसे भी याद करें, 3 नाम जरूर याद रखिएगा, तीनों नाम बहुत पूछे जाते हैं। तो 1973 में संरक्षण, पेड़ों के संरक्षण के ऊपर ही बाकायदा मूवमेंट चलाया गया। और इसके अलावा जो टिहरी, जो आप देखते हैं टिहरी डैम बना हुआ है, उसके विरोध में भी सुंदरलाल बहुगुणा बहुत दिन तक खड़े रहे थे। और टिहरी डैम की अपनी विशेषताएं हैं, मैं उनके ऊपर भी फिलहाल चर्चा करने का मूड में नहीं हूँ। लेकिन ध्यान रखना कि इन तीनों लोगों का नाम, हालांकि नाम और भी हैं, लेकिन ये 3 नाम सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ सुंदरलाल बहुगुणा जोशी जी की, तो सुंदरलाल बहुगुणा जोशी को अवार्ड जो है आप सबको ध्यान में रखने हैं कि 1991 में 1981 में इन्हें दिया गया क्या? पद्मश्री। 1981 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया। इसके बाद वर्ष 1986 में 1986 में इन्हें जमनलाल बजाज अवार्ड दिया गया। जमनालाल बजाज अवार्ड के अलावा इन्हें राइट लिवलीहुड अवार्ड, ये एक इंपॉर्टेंट अवार्ड रहेगा, राइट लिवलीहुड अवार्ड यानी कि RLA, राइट लिवलीहुड अवार्ड भी 1986 में ही दिया गया था। वर्ष 2009 में इन्हें पद्म विभूषण, ध्यान रखना पद्म भूषण नहीं कह रहा हूँ मैं, पद्म विभूषण अवार्ड इन्हें दिया गया। कब? 2009 में। तो पद्म विभूषण दिया गया कब? ध्यान रखना 2009 में। अब ये मैंने 3 नाम लिखे क्यों, उसके भी पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था, इन्हीं मूवमेंट के चलते, यानी कि चिपको मूवमेंट जो 1973 में चला, उन्हीं के चलते वर्ष 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था। ध्यान रखना इतनी बात को, इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। चलिए अभी अंतिम रूप से यानी कि उसके बाद अभी किसी भारतीय व्यक्ति को रैमन मैग्सेसे अवार्ड नहीं प्राप्त हुआ है। तो मुझे नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि बताइए ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिन्हें अभी सबसे अंतिम समय में क्या मिला हुआ है? रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ है। ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रैमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करता अभी हालिया भारतीय कौन है। आई होप आपको वीडियो सेशन पसंद आया हो। अगर आपको कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो आप नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं निश्चित रूप से आपको जवाब दूंगा। वीडियो सेशन देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।